24 है सर। ठीक है, और आपको कैसा लग रहा है इस प्लेटफॉर्म पर? मिल रहा है। हमारी कोशिश ये है कि जितने भी बच्चे रहे, चाहे 10 रहे, चाहे 20 रहे, चाहे 30 रहे, या 40 रहे, या 50 रहे, मैक्सिमम सिलेक्शन है। और उसके लिए जरूरी है कि हमारी कोशिश पूरी तरह से ये होगी कि आपको मैक्सिमम जितना पढ़ाया जा सके, समझाया जा सके। लेकिन आपको भी, जैसे अब अगले वीक जो क्लासेस शुरू होंगी, आप लोगों भी जो पेंडिंग वर्क है उसे जरूर करिए। यस सर। जी सर। जी सर। कल तो जो क्लास हुई थी वो थोड़ा टेक्निकल दिक्कत उसमें आ गई थी, और टेक्निकल दिक्कत होने के कारण ही जो है वो क्लास बीच में अबॉर्ट हो गई थी। जी सर, थोड़ा सा मौसम खराब हुआ है ना सर, 1-2 दिन, इसकी वजह से भी थोड़ी दिक्कत आ रही है। और अपना थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन जो है 3 GB डाटा का जरूर ले लीजिए कम से कम। हेलो सर। जी सर। हाँ भैया। सर एक रिक्वेस्ट थी सर, मैं सर 5 मिनट का सर मैं ब्रेक लेना चाहता था सर। अभी सर हमारे पड़ोस में सर यहाँ पे वैक्सीन लग रही है, तो मैं वैक्सीन लगवाया था अपने। बिल्कुल लगवा लीजिएगा, निश्चिंत रहिए, चले जाएगा। उसमें क्या दिक्कत है? वैक्सीन क्या घर पे लग रही है? नहीं सर, हमारे पड़ोस में एक डॉक्टर है, तो सर वो लेके आए हैं अभी। तो एक डोज बची है उनके पास में, तो पूछ रहे थे, उनका फोन आया था कि सर लगा रहे। फाइजर की वैक्सीन है, मॉडर्ना की वैक्सीन है। अभी आपको जो आपके बायो के टीचर है ना, वो सब बेसिक चीजें क्लियर कर देंगे कि वायरस, बैक्टीरिया, वायरस में भी कितनी तरीके के वायरस, प्लस डीएनए वायरस है कि आरएनए वायरस है। आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि आरएनए वायरस इज मोर डेंजरस, क्योंकि आरएनए सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल था इवोल्यूशन के क्रम में। आरएनए में चेंजेस भी बहुत जल्दी होते हैं, इसीलिए आरएनए वायरस अपने बहुत ज्यादा डुप्लीकेट बना सकता है। बबीता, आप सुन रही है मेरी बात को? यस सर। बबीता जो आज की होस्ट है, आप अपना वीडियो ऑन करिए, वीडियो ऑन करिए। जो लोग नहीं जुड़े हैं, यस, उन्हें, इनमें कितने हैं मेरे ख्याल से, कितने जोड़ गए अब तक? अभी तक 27 है, 28। आप जो है ना, आप उन्हें, जो बचे हैं, कितने बचे हैं लगभग? सर 12 के लगभग होंगे अभी, 11 या 10 लगभग। चलिए, आप ना उन्हें फोन कर लीजिए, अनिल जी को, और उन्हें फोन करके कह दीजिएगा, वो जुड़ जाएंगे आप। ओके सर। फोन मिला लीजिए, उनका नंबर तो होगा ही आपके पास। हाँ है सर। हाँ, मिला लीजिए, उन्हें कह दीजिए सर आप जुड़ जाएं। और इसके अलावा जो है बाकी लोग अभी जुड़ ही जाएंगे। ये सर अभी कॉल कर रहे हैं। मैंने आपको एक, हाँ आप कर लीजिए, आप माइक ऑफ कर दीजिए अपना। आपको मैंने एक किस्सा बताया था या नहीं बताया? अंग्रेजों ने 1910 के आसपास एक सेंट्रल सेक्रेटरीट में पत्थर लगाया। सेंट्रल सेक्रेटरीट आज भी है, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक वाला जो हिस्सा है, तो उसमें लिखा, पता नहीं मैंने आपको बताया किसी और बच्चों के ग्रुप को बताया, उसमें लिखा कि द पावर मॉड्यूल, यू हैव टू गो अपसाइड। मूल
मैं किसी दिन आपको पढ़ के भी बता दूंगा, किताब मेरे पास रखी है। यानी कि सत्ता नीचे नहीं जाएगी, आपको ऊपर उठना है। यूपीएससी अपना स्टैंडर्ड डाउन नहीं करेगी, आपको उस लेवल पर पहुंचना है। और नहीं है तो उन्हें तो मिल रहे हैं। आपको मैंने एक इंटरव्यू भेजा था कनिष्क कटारिया वाला, उन्हें मिल रहे हैं। उन्हें केवल 1000 बंदे चाहिए हर साल, 10 लाख में से 1000 वो मिल रहे हैं उन्हें क्या फर्क पड़ता है कि अलीगढ़ के मिले, के झांसी के मिले, के बेंगलोर के मिले, के अंडमान निकोबार के मिले। अब आपको उसमें अपना प्लेस बनाना है, आपको ऊपर उठना है। और हमारी पूरी कोशिश यही है कि हम इसे यूपीएससी स्टैंडर्ड का ही कराएं। मैं इसे यूपीपीसीएस स्टैंडर्ड से ऊपर ले जाना चाहता हूं। यूपीपीसीएस का स्टैंडर्ड पिछले 2-3 साल में अच्छा हो गया है। अदरवाइज जो उससे पहले जो स्टैंडर्ड था वो भी ठीक ही था, लेकिन यूपीएससी का तो स्टैंडर्ड अलग ही है बिल्कुल। और मैं चाहता हूं कि आप उसी स्टैंडर्ड पर जाएं। कल जब आपके बायो के टीचर थे तो उससे हमने कई राउंड ऑफ डिस्कशन किए और हम ये तय नहीं कर पा रहे थे काफी ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद कि बायो में से कौन सा पोर्शन आपको पढ़ाया जाए, कौन सा और कितना और कब। तो ये तय हुआ अल्टीमेटली कि वो पोर्शन पढ़ाया जाए जिसमें पिछले 10 सालों से सवाल बने, और वही पोर्शन हमने आपको रखा है उन्हें पढ़ाने के लिए। अभी इस पोर्शन को डॉक्टर साहब भी पढ़ाएंगे, एक दूसरे डॉक्टर साहब अभी जोड़ेंगे, वो भी पढ़ाएंगे। कहने का मेरा मतलब यह है कि आपको बेसिक साइंस आनी चाहिए। जैसे हमने पिछले सालों के सवाल देखे तो वो सवाल हाईली टेक्निकल थे, लेकिन कम से कम 7 से 8 सवाल थे। उसका एक रीजन ये भी है कि 2011 में आईएफएस का एग्जाम भी इसमें जोड़ दिया गया। पहले इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का जो एग्जाम होता था वो बिल्कुल अलग होता था। आईएफएस का एग्जाम जोड़ने से गवर्नमेंट या इंस्टीट्यूशन ने इसमें साइंस, इकोलॉजी, एनवायरमेंट और जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड सवाल ज्यादा रखने शुरू कर दिए, क्योंकि उसमें आपको पता हो आईएफएस में केवल साइंस साइड वाले बच्चे बैठ सकते। आप में से ये बात आईएफएस का एग्जाम के बारे में पता है आपको या नहीं पता? यस सर, मुझे पता जी है। सर। नो सर। जी सर पता है। अजय कुमार आपको पता है? हाँ, तो उसमें उन्होंने क्या किया कि आईएफएस का एग्जाम चूंकि जोड़ा है, आईएफएस का एग्जाम जोड़ने के कारण तभी से साइंस के सवालों की बड़ी बढ़ोतरी हो गई और लगभग अच्छे खासे सवाल आ रहे हैं। मतलब 7-8 सवाल है और हम चाहते हैं कि इसमें से कम 6 सवाल करने की आप स्थिति में पहुंचे। आप हमारे साथ पेस बनाए रहेंगे तो हम आप फंडामेंटल बिल्कुल क्लियर कर देंगे और आप कर भी लेंगे। कोचिंग की तो मुझे नहीं पता कि वो कोचिंग में क्या पढ़ाते हैं क्या नहीं पढ़ाते, आई एम लीस्ट कंसर्न, लेकिन अपना हम लोगों ने जो बनाया है सभी लोगों ने मिलकर, उसमें आपको बिल्कुल क्लियर कर देंगे। हमारी कोशिश ये है कि आप यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे अपने अटेम्प्ट में जितने दिन ये चलेगा कम से कम 60 से 65 सवाल यूपीएससी के पेपर में करके। अब आप जानते हो कि 52-53 में सिलेक्शन हो जाता है, 55 मैक्सिमम जाती है मेरिट। हमारा उद्देश्य है कि आपको इतना इनेबल कर दें हम कि 65 सवाल आप कर पाए, तो प्री ना रुके आपका। और उसके साथ साथ मेंस की भी स्ट्रेटजी हम साथ साथ लेके चलेंगे कि मेंस में भी आप अच्छा स्कोर करें। आज मैंने एक कॉपी चेक करी है, एक बच्चे ने डाली थी, मैं उसकी फोटोग्राफ अभी डाल दूंगा, बहुत अच्छा लिखा है। और इसके लिए हम वेबसाइट बनाएंगे और वेबसाइट के साथ साथ अभी फिलहाल ईमेल बनाएंगे जिसमें जो प्री के पेपर है आप हल करके डालेंगे, एक मेंस के और एक इन जनरल। तो उसे वर्कआउट कर रहे हैं और धीरे धीरे उसे इम्प्लीमेंट कर देंगे। बबीता क्या हुआ, बात हुई? हाँ सर, बात हो गई है, वो अभी ज्वाइन कर रहे हैं। ओके, जैसे ही ज्वाइन करना है वैसे ही मुझे बता दीजिएगा क्योंकि मुझे ज्यादा अंदाज नहीं इसमें हो पा रहा मोबाइल में। जी सर। इस बात पर है कि एब्सेंटिज्म जो है वो कम से कम जितने ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे इसमें, मतलब मैक्सिमम प्रेजेंस रहनी चाहिए। एनी क्वेरी? यस सर, मुझे कुछ पूछना है। एनी क्वेरी?
सर मैंने वो जूलॉजी के सर जूलॉजी के मैंने आपको क्वेश्चन सेंड किए थे अपने मेंस ऑप्शनल के, आपने कहा था उनका रिव्यू मिल जाएगा सर, अभी तक वो पता नहीं पड़ा कुछ। मैंने आपको जूलॉजी का अपने से ज्यादा होशियार आदमी दे दिया है कल। He knows much more than me। मैं आपको बताऊं, वो जो है उनके पढ़ाए हुए कम से कम नहीं है तो 8-10 IAS PCS है। अलीगढ़ के एक DM रहे थे बलकार सिंह, वो भी जूलॉजी ऑप्शनल से ही थे और इन्होंने ही पढ़ाया था उन्हें। जी सर। तो आप उनसे संपर्क करिए, ही विल गाइड यू फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई आपसे एक फूटी कौड़ी नहीं लेगा, डोंट वरी। ओके सर, थैंक यू सो मच। है ना, चेक तो मैं भी कर सकता हूँ लेकिन वो मुझसे ज्यादा होशियार है। मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो जूलॉजी बॉटनी से ज्यादा अब हिस्ट्री में है, तो मुझे मेरे विषय तक ही सीमित रहने दीजिए। कुछ कोचिंग्स में क्या होता है ना, एक ही आदमी जो सारे सब्जेक्ट पढ़ाता रहता, जी सर। ऐसे कैसे संभव है भाई? नहीं सर, आपने जो मुझे जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बनना है। आपने मुझे बुक्स वगैरह जो बताई थी, मेरी लास्ट महीने पहले बात हुई थी, तो मैं उन्हीं के बिहाफ पर चल रहा हूँ, उन्हीं से प्रिपरेशन कर रहा हूँ और इसी बेस पे मैं आंसर राइटिंग भी कर रहा हूँ आपके टेक्स्ट बुक को रख के। तो आपने कहा था कि एक बार मुझे भेज दीजिएगा, आपने कहा मैं प्रिंट निकाल के बताऊंगा, इसीलिए वेट कर रहा था, क्योंकि वो तो कल की क्लास से पहले ही मैंने आपको भेज दिया था ग्रुप में, इसीलिए मैंने वो मैं कर दूंगा, डोंट वरी। जी डोंट वरी। ओके, थैंक यू सो मैं मच चेक सर। कर दूंगा उसे, वो मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन अब जो है अब मैं सर से डिस्कस कर लूंगा। आपके सर हैं, जी, थैंक यू सो मच सर। उनसे कांटेक्ट कर लीजिए, वो जूलॉजी बॉटनी में बहुत होशियार व्यक्ति हैं। जी सर। ठीक है ना। एनी अदर क्वेरी? एनी अदर क्वेरी? हाँ, आज एक आई थी, कृपया अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। सर मैं संस्कृत आप ही बोल रहे हैं ना? जी सर। सर मैं कह रहा था कि मैं संस्कृत बहुत स्कोरिंग है, लेकिन संस्कृत बहुत स्कोरिंग है, लेकिन उस स्कोरिंग सब्जेक्ट के लिए आपको हाईली टेक्निकल बंदा चाहिए जो संस्कृत को पढ़ सके, पढ़ा सके, समझ सके। आपका संस्कृत ऑप्शनल है क्या? जी सर, 19-20 में सोशियो था, बट अब मैं संस्कृत कर रहा हूँ सर। तो लिटरेचर तो पढ़ लिया हूँ, बट सर ग्रामर में प्रॉब्लम हो रही है। आपने क्या संस्कृत से ग्रेजुएशन किया है क्या? नहीं सर, मेरा ग्रेजुएशन संस्कृत से कभी नहीं रहा है, लेकिन इंटरेस्ट था तो सर लिटरेचर मेरा तैयार हो गया है यूपी के लिए, बट ग्रामर फंस रहा है सर। तो ग्रामर में मुझे थोड़ा दिक्कत होती है गाइडेंस के लिए सर। और संस्कृत में सर टीचर्स है नहीं, मतलब मैं आपको कांटेक्ट करके संस्कृत के, मैं आपको इलाहाबाद के किसी संस्कृत के विद्वान का एड्रेस दे दूंगा। जी सर, थैंक यू। जिनसे आप कांटेक्ट करना है, क्योंकि संस्कृत का इलाहाबाद बहुत बड़ा केंद्र है, बनारस और इलाहाबाद। जी सर, है ना। आई शैल प्रोवाइड यू। थैंक यू सर। मैं इसमें एक बनारस से सज्जन को जोड़ूंगा, उन्हें कोचिंग चलाने का बड़ा पुराना अनुभव है। आजकल वो कोचिंग कुछ नहीं चलाते, आजकल वो बच्चों को सर्विस देते हैं। तो आई डोंट वरी, आप मुझे रिमाइंड कराते रहिए बस, है ना। एज सून एज। बबीता सर जुड़े हैं कि नहीं जुड़े अभी? सर अभी नहीं जुड़े हैं, इस बार और नहीं है। आप DS की तैयारी करना है। हमारा जो रोल है वो किताब की कठिन भाषा को आसान शब्दों में तरलीन करना और आपके दिमाग में बिठाना है। ओके सर, हमारी कोशिश पूरी यही है। थैंक यू सो मच। उसमें बहुत ज्यादा चिंता ना करें, दैट कैन बी डन। थैंक यू सो मच। हाँ, आ रही है सर। आपकी आवाज आ रही है, लेकिन और कुछ नहीं है सर। मैं बबीता बोल रही हूँ। जी आप ज्वाइन कर लिए? जी हमारी आवाज आ रही है, नहीं आ रही? हाँ डॉक्टर साहब, आपकी आवाज बिल्कुल बुलंद आ रही है और आपका मुखार बिंद भी हमें दिख रहा है। नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, बढ़िया। बस डॉक्टर साहब, बहुत दिन बाद देखा आपको। अब होली के बाद आज मुलाकात हो रही वर्चुअली।
आवाज आ रही है मेरी? जी जी। कि एक बार बड़ा लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो थी, शायद मेजा थाना था या माडा थाना था, मुझे याद नहीं। मेजा थाना था, मेजा थाना था। मेजा थाना का इशू है, मेजा थाना का इशू है, और उसमें 20-25 लोगों को एक साथ जेल भेजा गया है। हमारा इलाहाबाद में भी साथ साथ रहे हैं, और डॉक्टर साहब ने सहमति व्यक्त करी कि वो पर वीक एक लेक्चर आपको जरूर देंगे, और कॉन्स्टिट्यूशनल कमांड है। अब जी मैं क्या बताऊं, जितना मैं जानता हूं बात आज कि आपने अभी एक आपने नाम सुना होगा, नोएडा का एक जैसे बहुत बड़ा गैंगस्टर, उसे आपने आजीवन कारावास की सजा की है, और नोएडा और गाजियाबाद के जो लोग रहने वाले हैं, जो टच में हैं, वो जानते हैं कि सुंदर भाटी का एक अलग एम्पायर चलता था, जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है। डॉक्टर साहब को सुरक्षा के लिए सरकार ने 2-3 गनर भी दे रखे हैं। मैं भी आ जाऊंगा, चिंता मत करो, सुरक्षा में कोई दिक्कत नहीं होनी। ऐसी तैसी साले की जो कुछ करेगा कानून के विरुद्ध उसकी, आप बस ऐसे जजमेंट दिए चले जाओ। हाँ करते रहेंगे, वैसे जजमेंट करते रहेंगे। तो हम लोग भाई शुरू किया जाए। जी सर। यस सर। यही कानून का शासन है। जी सर। नहीं तो मालूम पड़ा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसा कैसे हो जाएगा? तो ओवर टू डॉक्टर साहब भारतीय संविधान पढ़ाएंगे। अब मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए, डॉक्टर साहब मुझे इजाजत है, आई एम गोइंग टू लीव। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सबकी मान लूंगा मैं, आप सब लोग म्यूट हो जाइए बस। ये मान लिया कि सबकी गुड इवनिंग हो गई बस, है ना? अगर कोई किसी का भी इशू होगा तो वो आए अनम्यूट करके। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है कि सबसे पहले तो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के मेरे ख्याल से 10 से 15 क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल, यूपीएससी का पीटी हो या यूपीएससी का पीटी हो। 10 से 15 क्वेश्चन टॉपिक्स हैं, उनसे ही आते हैं। उन लिमिटेड टॉपिक्स में आपका प्रीएम्बल हो गया। कभी कभी क्वेश्चन जो है इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से रिलेटेड आ जाता है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है इसकी, कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे ये एग्जिस्टेंस में आया। इसके बाद में जैसे सिटीजनशिप का कुछ इश्यू चल रहा है अभी, जैसे रोहिंग्या का इशू है, तो वो सिटीजनशिप का जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है उसकी वजह से। ये बांग्लादेशी आ जा रहे हैं, कुछ इन्फिल्ट्रेट कर जा रहे हैं, तो उसके कारण भी सिटीजनशिप का कि बहुत सारे लोग जो हैं अपना आधार कार्ड भी बनवा ले रहे हैं, पासपोर्ट भी बनवा ले रहे हैं, आई कार्ड भी बनवा ले रहे हैं। तो वहां पे वो चीजें आ जाती हैं कि सिटीजनशिप किन किन लोगों को अवेलेबल होगी, किन को नहीं होगी। इसके बाद में नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 12 है, स्टेट के बारे में, जो बताता है कि स्टेट क्या है, कि बेसिकली जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो बेसिकली क्या है कि स्टेट के अगेंस्ट हम उनको एग्जीक्यूट सकते हैं। समय समय पर इसमें अमेंडमेंट होते रहे हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स में भी अमेंडमेंट होते रहे हैं, और 1976 में प्रीएम्बल में भी अमेंडमेंट हुआ। इसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स के बाद में डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है। तो बेसिकली क्या है कि ये कहा जाता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स प्रिवेल करेंगे या फंडामेंटल प्रिवेल करेंगे, तो इसमें यूजुअली हो जाता है कि देयर मस्ट बी हार्मनी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी बेसिकली क्या है, ड्यूटीज हैं हम लोगों की।
इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है, तो मेनली जो क्वेश्चंस बनते हैं हम लोगों के यहाँ यूपीएससी में, यूपीएससी में या फिर पीसीएसजे में भी, तो वो जो क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली मेन जो आर्टिकल्स हैं इनमें बताता हूँ कि आज जो इंट्रोडक्टरी रहेगा, बाकी जो डिटेल है जो नेक्स्ट जो हमारा चेयर होगा उससे होगा, है ना, क्योंकि हमको भी करीब 10-15 साल हो गए पढ़े हुए कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे फंडामेंटल राइट्स में बताया कि इक्वलिटी बिफोर लॉ है आर्टिकल 14, तो इसमें काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इसी तरह से रिजर्वेशन से रिलेटेड पॉलिसीज हैं आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में है। अनटचेबिलिटी और एवोल्यूशन और जो टाइटल्स है बेसिकली ये मैचिंग टाइप के क्वेश्चंस बनने की संभावना होती है यहाँ पे, कि यहाँ पे जैसे बता दिया गया कि एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी और एवोल्यूशन अनटचेबिलिटी एंड एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, ये दे दिए 2-3 आर्टिकल्स और दे दिए, जिससे कहा गया कि जो मैचिंग वाले क्वेश्चंस बनते हैं दोनों में बनते हैं, यूपीएससी में भी यूपीपीएससी में भी, तो वहां पे ये संभावना होती है इन छोटे आर्टिकल्स की कि ये कनेक्ट उनको मैचिंग कराई जा सकती है। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच के संदर्भ में है। तो इसमें क्या है बेसिकली कि हमारे पास में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच कुछ भी बोलते जाए, आप किसी को भी गाली देते रहें, किसी भी पब्लिक पॉलिसी की आप क्रिटिसाइज करें, तो उसमें क्या है बेसिकली कि जो हम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हमको फॉलो करने होंगे। ओके, इसके बाद में आर्टिकल 21 है जिसमें कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। जैसे बहुत सारे राइट्स हो गए कि आपका जैसे कि मेडिकल फैसिलिटी से रिलेटेड जो लेटेस्ट हमारा चल रहा है कि राइट टू लाइफ, जो मेडिकल फैसिलिटी है वो भी राइट टू लाइफ में इंक्लूड किया गया है। परमानंद कटारा का इसमें विशेष योगदान है इस तरह के केसेस में, उनके बहुत सारे उन्होंने पीआईएल फाइल किए हैं मेडिकल के संदर्भ में। ओके, इसके बाद में अभी 86 अमेंडमेंट से जोड़ा गया है ये राइट टू एजुकेशन। तो ये राइट टू एजुकेशन जो 21A है इसके साइमल्टेनियसली एक आर्टिकल उसमें भी जोड़ा गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में भी। तो यहाँ पे ये है कि फंडामेंटल राइट किसी से किसी तक लाई करेगा और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी में जो आर्टिकल जोड़ा गया है ये है जोड़ा बेसिकली इंसर्ट क्या किया गया है, रिप्लेस किया गया आर्टिकल 45 को, सब्स्टिट्यूट कहेंगे जिसे। सब्स्टिट्यूट किया गया है बेसिकली इसे, और ये आपका 86 अमेंडमेंट 2002 में हुआ है ये। तो बेसिकली ये क्वेश्चन इस पे भी बन सकता है कि 21A और 45 के कौन सा आर्टिकल जो इंसर्ट किया गया है, कौन सा जो सब्स्टिट्यूट किया गया है। ठीक है, पहले जो प्रोविजन था वो आर्टिकल 45 में जैसे था प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, अब जो है इसको रिप्लेस करके कर दिया गया है प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 इयर्स। तो 6 इयर्स तक का जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी में जोड़ा गया है, बेसिकली ड्यूटी है हम लोगों की सिटीजन्स की कि 6 इयर्स तक जो बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड कराएंगे और एजुकेशन उपलब्ध कराएंगे उनको। इसी तरह से आर्टिकल 21A में जो जोड़ा गया है, बल्कि जो इंसर्ट किया गया है, राइट टू एजुकेशन, इसमें कहा गया है, वहां पर भी बता दी गई 45 में, यहाँ पे कह दिया गया था स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन
all children of the age of 6 to 14 years in such manner as the state may by law determine। ठीक है, तो 86 अमेंडमेंट के संदर्भ में हो गया। अब इसी तरह से अब जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ एक बार, उसके बाद में फिर वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। यस, इसके बाद में 21A के बाद में जैसे प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ सर्टेन केसेस किया जाएगा। नो पर्सन शैल बी अरेस्टेड शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड। तो इसका कोरिलेटिव एक सेक्शन जो है हमारे यहाँ उसमें भी दे रखा है सीआरपीसी में, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, कि उसको भी इन्फॉर्म किया जाएगा। यही सेम हमारा यहाँ पे दे रखा है कि as soon as may be the grounds for such arrest, nor shall be denied the right to consult and the defend by a legal practitioner of his choice. Every person who is arrested and detained in custody shall be produced before the nearest magistrate within a period of 24 hours. तो एक तो उसको इन्फॉर्म किया जाएगा कि उसको रीजन क्या है अरेस्ट करने के, दूसरा ये है कि 24 आवर्स के अंदर अंदर उसको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने रिमांड के लिए प्रोड्यूस किया जाएगा। साथ में उसका जो ट्रेवलिंग टाइम है वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल 23, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर, कि ना तो ह्यूमन बीइंग्स का ट्रैफिकिंग किया जाएगा, उनको बेस खरीद फरोख्त होगी, और ना ही उनको फोर्स लेबर के रूप में यूज किया जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल जो है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एटसेट्रा, तो उसमें बेसिकली क्या है कि 14 इयर्स से इसकी नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 इयर्स शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइन ऑन एंगेज्ड इन एनी अदर हजार्डस एम्प्लॉयमेंट। 14 इयर्स से कम का बच्चा है तो उसको माइंस में या हजार्डस फैक्ट्रीज वगैरह में उसको एंगेज नहीं किया जाएगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट आर्टिकल 25 है, इस पर क्वेश्चन अक्सर बनता है कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, ये रिलीजन से रिलेटेड है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन का पार्ट है, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन का पार्ट है ये 25 से लेके 28 तक। 26 में बेसिकली है, हालांकि इन तीनों सेक्शन 25 से 28 तक सेक्शंस को एक साथ ही पढ़ा जाएगा। हेलो सर, आर्टिकल को ऐसे नॉट सेक्शंस, आर्टिकल्स को। हेलो जी बोलिए सर, ये 25 है, इसमें भी एक हाथरस का जो केस था उसमें, जैसे उनकी उसकी जो लड़की की बॉडी जो जला दी थी वो आर्टिकल 25 में आ रहा था। वो कौन से वाला जो आर्टिकल 25 है? नहीं, आप ऐसा करिए, क्या नाम, वेद प्रकाश। जी सर। वेद प्रकाश, अभी मैं एक जनरल रूल लेके चल रहा हूँ, अभी मैं डीपली नहीं जा रहा हूँ मैं, है ना। अभी मैं हल्का सा आपको वो दे रहा हूँ, एक कहेंगे ना, एक स्केलेटल सॉर्ट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ, सिनॉप्सिस सॉर्ट ऑफ हमको पढ़ना क्या क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना। उसके बाद में हर प्रीएम्बल से स्टार्ट किया जाएगा और हर आर्टिकल्स को प्रॉपर्ली पढ़ा जाएगा। उस पर पीटी के पॉइंट से भी आपको बताया जाएगा, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताया जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ठीक है, तो बाकी के 10 मिनट में दूंगा आपको, बाकी जो आपकी क्वेरीज हैं अगर आज जवाब नहीं दे पाऊंगा तो कल नेक्स्ट टॉपिक उसमें दूंगा, है ना। बिल्कुल सर। अभी रुकिए जरा, ये हमारा जो वो है इसमें से गायब हो गया पेज, दूसरा मैं जरा बेरेट निकाल लूं जरा, जस्ट होल्ड ऑन। 26 जो है फ्रीडम टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर्स के संदर्भ में है। 27 फ्रीडम टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, टैक्स वगैरह से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उनको आर्टिकल 27 में डील किए जाएंगे। वो 28 में फ्रीडम एज टू अटेंडेंस ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से संदर्भ में है। बाकी प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज
कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इसमें क्या है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के जो राइट्स हैं उसके संदर्भ में है आर्टिकल 29 और उसके एस्टेब्लिशमेंट एडमिनिस्टर जो किया जाएगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को आर्टिकल 30 में डील किया जाएगा उसको। उसके बाद में है आर्टिकल 14, 19, 21, उसके बाद में 32 और 32 को ये कहा जाता है कि बेसिकली 32 मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है क्योंकि उसमें फंडामेंटल राइट्स हैं और बेसिकली जितनी भी रेट्स हैं सारी की सारी रेट्स जो है आर्टिकल 32 में लाई करेंगे। तो उसमें कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आर्टिकल ये जो इंपोर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो आपके आर्टिकल 14 और 14, 15, 16 जो रिजर्वेशन से रिलेटेड पॉलिसीज हैं उनको सबको जब भी कोई क्वेश्चन बनेगा तो आर्टिकल 14, 15 और 16 को लेके बनेगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से रिलेटेड अगर कोई बनेगा तो आर्टिकल 19 और इसकी जो वो है आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एज वेल एज इट्स रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है ना। तो जो भी क्वेश्चन बनेगा मेंस में 14, 15, 16 को मिला के एक क्वेश्चन बनेगा। अगर आर्टिकल 19 में बनेगा तो आर्टिकल 19 में वही बनेगा कि आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या है और इसके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या है। इसके बाद में आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का क्वेश्चन बनेगा। मेंस में भी बनेंगे क्वेश्चन उस पर और पीटी में भी आएंगे क्वेश्चन उस पर। बेसिकली इसमें सारे जो आर्टिकल 21 में जो क्वेश्चंस आएंगे आर्टिकल 14 हो या 15 हो 16 हो या फिर आर्टिकल 19 हो और आर्टिकल 21 हो, इसमें आपको केस लॉ को भी पढ़ना पड़ेगा है ना। ये है आपका आर्टिकल 25 से 18 और 29 से 30 इस भी केस लॉ पूछा जाएगा। आर्टिकल 32 में भी केस लॉ पूछा जाएगा। ओके फोर 35 बेसिकली इनसे संभावना कम होती है क्वेश्चंस बनने की। तो लेकिन एक हल्की सी नजर इस पर भी रखनी होगी कि आपको मालूम होना चाहिए कि आर्टिकल 30, 33, 34, 35 में है क्या है एग्जैक्टली। उसके बाद में बेसिकली ये हुआ कि आर्टिकल 13 से लेकर के आर्टिकल 35 तक ये पार्ट 3 हो गया। कई बार क्वेश्चन बनता है कि पार्ट 3 में क्या आता है, तो फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में आएंगे और आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी जो है पार्ट 4 में आएंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो पार्ट 4A में आएंगी। तो ये भी क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे पीटी में मैचिंग के लिए कि पार्ट 1 में क्या है, पार्ट 2 में क्या है, पार्ट 3 में क्या है, पार्ट 4 में क्या है, पार्ट 4A में क्या है। यूजुअली इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। इसके बाद में आपका जो बनेगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैचिंग वाला जो क्वेश्चन बनेगा यूनियन के संदर्भ में पार्ट 5 के संदर्भ में, तो यूजुअली इस पे मैचिंग पे हालांकि कम सवाल आता है। इसके बाद में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो पार्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट बेसिकली यूनियन में आएगा और यूनियन का पार्ट है पार्ट 5 और स्टेट जो है हाई कोर्ट है वो जो है पार्ट 6 में आएगा। हमको ये भी देखना है कि क्वेश्चन कई बार होता है कि पीटी में क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कितने आर्टिकल्स हैं टोटल कॉन्स्टिट्यूशन में, कितने आर्टिकल्स हैं, कितने पार्ट्स हैं, कितने शेड्यूल्स हैं। तो हमको कॉन्स्टिट्यूशन को तीन तरह से पढ़ना होगा। एक तो पार्ट के अकॉर्डिंगली पढ़ना होगा हमको और शेड्यूल के अकॉर्डिंगली पढ़ना होगा हमको। क्या हुआ कि इवन अंदर भी चले जाते हैं ये कि पार्ट के साथ में चैप्टर भी पूछ लेते हैं। जैसे कि चैप्टर 5 यूनियन जुडिशरी के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूनियन जुडिशरी मतलब सुप्रीम कोर्ट किस पार्ट के किस चैप्टर में आता है। तो ये जो मेन इंपोर्टेंट चीजें हैं इनको भी आपको ध्यान रखना होगा कि सपोज कि ये पार्लियामेंट के संदर्भ में आपको ध्यान रखना होगा पार्लियामेंट किस पार्ट के किस चैप्टर में है, इसके बाद किस पार्ट के किस चैप्टर में है। हाई कोर्ट किस पार्ट में है
ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर का भी आपको ध्यान रखना होगा कि लेजिस्लेटिव पावर गवर्नर, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट जो है, इन पर भी पार्ट पूछ लिया जाता है और सेक्शन पूछ लिया जाता है कि 1 2 3 या 2 ये बस ऐसे ही है कि 1 2 3 जो है प्रेसिडेंट की है और 2 1 3 जो है गवर्नर की है। और प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रेसेस 1 2 3 और 2 1 3, तो इन पर क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। वो पीटी का क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, मेंस में क्वेश्चन नहीं आएगा इस पर यूजुअली जी। इसके बाद में जो नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल जो मुझे लगता है दैट इज 36 ऑनवर्ड्स पढ़ रहे थे हम। में बेसिकली डेफिनेशंस हैं कि in this part unless the context otherwise requires the state has the same meaning as in part 3। जो part 3 में है आर्टिकल 12 में जो स्टेट की डेफिनेशन दी हुई है वही डेफिनेशन जो है यहाँ पे डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में होगी। इसके बाद में जो नेक्स्ट इसमें आर्टिकल जिसपे क्वेश्चन बनेगा आर्टिकल 38 होगा, स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। वेलफेयर पॉलिसी से रिलेटेड ही है बेसिकली डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। और बेसिकली सोशलिज्म से जो सोशल कैरेक्टरिस्टिक है कॉन्स्टिट्यूशन की वो बेसिकली डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी से ही ली गई है। ठीक है, इसके बाद में ये है नेक्स्ट आर्टिकल जिसमें पूछा जाता है आर्टिकल 39 से रिलेटेड ए से लेके एफ तक इसमें क्लॉज है, जिसमें ये है कि लाइवलीहुड से रिलेटेड है फर्स्ट क्लॉज, बी क्लॉज है से रिलेटेड आपके सबसर्व द कॉमन गुड मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी से रिलेटेड है। C clause has no operation of economic system doesn't result in the concentration of wealth, means and production clause है जैसे 39 में कि the health and strength of the workers, men, women and the tender age of children are not abused and that citizens are not forced by economic necessity to enter the vocation unsuited to their age or strength। F clause है जो कि सब्स्टिट्यूट किया गया है 42nd अमेंडमेंट से। तो इस पर ध्यान रखेंगे कि 42वें संविधान संशोधन से 39 में क्या सब्स्टिट्यूट किया गया है, तो इस पर क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। जो भी अमेंडमेंट से रिलेटेड प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़े गए हैं उनमें उनको हमेशा हमेशा पढ़ते जाइएगा, पीटी में तो खास तौर से। ठीक है, तो ये दैट द चिल्ड्रन आर गिवन अपॉर्चुनिटी और फैसिलिटी टू डेवलप इन अ हेल्दी manner and the conditions of freedom and dignity and that childhood and the youth are protected against exploitation and against the moral material abandonment से related है। ओके, आर्टिकल 39A इसको इंसर्ट किया गया है, बेसिकली इसको भी 42nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया है। साथ में ये भी बताता चलूं कि 42nd अमेंडमेंट से जितने भी आर्टिकल के प्रोविजंस हैं सबसे ज्यादा अगर प्रोविजंस अगर जोड़े गए हैं, सब्स्टिट्यूट किए गए हैं, इंसर्ट किए गए हैं, रिप्लेस किए गए हैं तो 42nd अमेंडमेंट 1970 से किए गए हैं, जो कि 1976 में हुआ था ये 42nd अमेंडमेंट। ओके, नेक्स्ट है तो ये 39A उसी से इंसर्ट किया गया है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड कि द स्टेट शैल सिक्योर द ऑपरेशन लीगल सिस्टम प्रमोट्स जस्टिस ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी, कि सभी लोगों को स्टेट ये सिक्योर करने की कोशिश करेगा कि जितने भी लोग हैं सबको लीगल सिस्टम लीगल एड प्रोवाइड किया जाए, लीगल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाए। यही कारण है कि बेसिकली 1976 में जोड़ा गया, तो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट जो 1986 में आया इसमें लोक अदालत वगैरह होती है, तो बेसिकली इसी का ये कहेंगे रिजल्ट कहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ जिसकी वजह से लीगल एड सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट को लाने की जरूरत पड़ी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो द स्टेट शैल सिक्योर द ऑपरेशन ऑफ द लीगल सिस्टम, प्रमोट्स जस्टिस ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी, समान अवसर दिए जाएंगे एंड पर्टिकुलर प्रोवाइड फ्री लीगल एड प्रोवाइड की जाएगी। अगर किसी के पास में अगर लीगल एड अगर उपलब्ध नहीं है, ही इज नॉट कैपेबल इनफ, अगर उसके पास में कोई गरीब आदमी है और उसके पास में ये रिसोर्सेज नहीं है कि कोई अपने एडवोकेट कर पाए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है के द्वारा ये प्रोविजन दिया गया लीगल सर्विस अथॉरिटी में कि वो व्यक्ति कोर्ट में एक एप्लीकेशन मूव करेगा जिसके बेसिस पर उसको फ्री ऑफ कॉस्ट
गड़बड़ हो गया था मेरे यहाँ से जी। इसके बाद में आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, इसको बस इतना ही ध्यान रखना है कि मैच के लिए, उससे ज्यादा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें आर्टिकल 40 में। नेक्स्ट आर्टिकल आर्टिकल 41 दैट इज राइट टू वर्क टू एजुकेशन पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। इसमें भी पीटी के हिसाब से बस मैचिंग का क्वेश्चन बनेगा और ये आपको मालूम होना चाहिए बस कि ये इस आर्टिकल में ये चीजें प्रोवाइड की गई हैं। प्रोविजन नेक्स्ट आर्टिकल है 42 प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, ये भी मैचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है बस। नेक्स्ट है लिविंग वेज आर्टिकल 43 दैट इज लिविंग वेज एटसेट्रा फॉर वर्कर्स, ये भी आपको सिर्फ मैचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है आर्टिकल। 43A है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट इंडस्ट्रीज, इसको भी 42nd अमेंडमेंट से इंसर्ट किया गया है इस आर्टिकल को। एंड प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर्टिकल 43, जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनी हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई है वो आर्टिकल 43B के अकॉर्डिंगली बनाई गई है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आता है दैट इज इंपॉर्टेंट आर्टिकल दैट इज आर्टिकल 44 रिगार्डिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के संदर्भ में बहुत सारी डिबेट होती रहती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हालांकि एग्जिस्टेंस में नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड, लेकिन इस पर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सवाल बनेगा। ये ऐसे के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है ये आर्टिकल, ऐसे के लिए आर्टिकल ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजंस। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमने बताया ये भी पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 इयर्स। तो आर्टिकल 45 जो हमने बताया कि 6 इयर्स तक के लिए ये ड्यूटी है हर पेरेंट की कि वो अपने बच्चे का सही से देखभाल करेगा, चाइल्डहुड केयर करेगा। और आर्टिकल 21A जो है वो स्टेट की ड्यूटी है कि वो 6 से 14 इयर्स तक फ्री एजुकेशन उसको उपलब्ध कराई जाएगी। तो पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल 45। प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस। पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना मालूम होना चाहिए कि हाँ जी आर्टिकल जो है एग्जिस्ट करता है, बाकी इस पर पीटी के अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। नेक्स्ट आर्टिकल 47 ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इंप्रूव पब्लिक हेल्थ। यूजुअली क्वेश्चन नहीं आता है इस पर। नेक्स्ट आर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, इंपॉर्टेंट नहीं लगता लेकिन मालूम होना चाहिए बस आपको। इस आर्टिकल 48 है प्रोटेक्शन एनवायरनमेंट सेफगार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये इसको भी 42nd अमेंडमेंट से इसको जोड़ा गया है आर्टिकल 48A को, लेकिन इससे ही रिलेटेड हमको फंडामेंटल ड्यूटीज का भी है। ये बेसिकली डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज में भी हो गया, सेफगार्डिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, और फंडामेंटल ड्यूटीज में भी ये प्रोवाइड किया गया है ड्यूटी के रूप में। इसके बाद में आर्टिकल 49 है प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ये भी पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल मेंस के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन आर्टिकल 50 है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, इस पर पीटी में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट, कि सेपरेशन किस तरह से होगा एग्जीक्यूटिव का जुडिशरी से, इस पर मेंस में भी क्वेश्चन बनेगा, पीटी में भी बनेगा इसका क्वेश्चन। नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि इसमें 4 सब क्लॉजेस दे रखे हैं। स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, maintain just and honorable relation between nations, foster respect of international law and treaty organization and dealings encourage goods by arbitration। तो ये जो आर्टिकल 51 है ना, आर्टिकल 51 से रिलेटेड जो आर्टिकल 19 में है जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है, अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे तो एक ये जो इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित भी है कि जब आर्टिकल 19 पढ़ेंगे आप आ गया है कि ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो इसके लिए आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में दे रखा है कि नथिंग इन दिस द सब क्लॉज ए ऑफ द क्लॉज 1 शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ, prevent the state from making any law insofar as such law imposes reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the said subclause in the interest of sovereignty
एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। एक तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ही हो गया, दूसरा रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ही हो गया सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के संदर्भ में है, मतलब राज्य की सुरक्षा के संदर्भ में। फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, तो ये फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स जो है एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। और यहाँ पे भी कहा गया है कि प्रमोशन ऑफ इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी, तो बेसिकली इंटरलिंक्ड हो गए सेक्शंस यहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के संदर्भ में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ये, बेसिकली इसमें क्या है कि या तो शॉर्ट नोट पर क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, ये पार्ट 4A में, और पार्ट 4A को बेसिकली 42nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया था 1976 में, तो ये पूरा का पूरा पार्ट जोड़ा गया है, ये ध्यान रखिएगा, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा। जे तक ड्यूटीज थी, के जो ड्यूटी है उसको 86 अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया है, आर्टिकल 21A जोड़ दिया गया है 86 अमेंडमेंट एक्ट से, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। आर्टिकल 45 को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है और आर्टिकल 51A को इंसर्ट किया गया है यहाँ पे। कि 86 अमेंडमेंट से ये यहाँ तीन जगह डेवलपमेंट हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। इसमें कहा गया है हु इज अ पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू ए चाइल्ड और एज द केस में बी वार्ड बिटवीन एज ऑफ 6 and 14 years की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएंगी किसी भी पेरेंट के द्वारा अपने बच्चों को। जो पार्ट 5 यूनियन का शुरू हो जाता है, जिसमें चैप्टर 1 में एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड है। पहला चैप्टर एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड हो गया, दूसरा पार्लियामेंट से रिलेटेड हो गया, और तीसरा चैप्टर इसमें लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट से, चौथा चैप्टर हो गया द यूनियन जुडिशरी, ठीक है, और पांचवा चैप्टर हो गया कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 52 में कहा गया है कि द प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के संदर्भ में है ये कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 53 में एग्जीक्यूटिव पावर दे रखी है यूनियन की, कि एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या है यूनियन की। तो इस पर मेंस में क्वेश्चन नहीं आएगा, पीटी पर क्वेश्चन आएगा बस। द प्रेसिडेंट को किसमें डिफाइन किया गया है, डिफाइन क्या किया गया, प्रेसिडेंट किस आर्टिकल से रिलेटेड है, वो मैचिंग का क्वेश्चन आ सकता है आर्टिकल 52 का। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन 53 में हो जाएंगी। 54 में जो इलेक्शन का जो प्रोसीजर है, इलेक्शन होगा प्रेसिडेंट का, प्रोसीजर नहीं दे रखा, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट तो 55 में दे रखा है, 53 में दे रखा है। ये भी पीटी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग। तो बेसिकली कई बार पूछ लिया जाता है इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ, ये पीटी का ही क्वेश्चन है कि इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ, तो उसमें क्या कहा जाएगा कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट वो हो जाएंगे, और द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स। इट मींस ये है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स जो होंगे, चाहे वो नॉमिनेटेड मेंबर्स चाहे राज्यसभा के हों, अपर हाउस के हों, चाहे फिर आपके उसके हों लेजिस्लेटिव काउंसिल के हों, क्योंकि यही दो जगह नॉमिनेट किए जाते हैं मेंबर्स को। लोकसभा में नॉमिनेट नहीं किए जाएंगे, ना फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में किए जाएंगे नॉमिनेट। 55 में मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट प्रोवाइड किया गया है। तो इसको मैनर से रिलेटेड के क्या क्या तरीका है उसको इलेक्ट करने का, उसको आपको ये प्रोविजन आपको मालूम होना चाहिए। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट वो 5 ईयर है, पढ़ के रखिएगा ऐसे। अगर उसके बाद में ये है दे रखा है कि द प्रेसिडेंट मे बाय राइटिंग अंडर हिज एड्रेस एंड के किसको रिजाइन करेगा प्रेसिडेंट, तो वाइस प्रेसिडेंट को करेगा। यहाँ पे 56A में दे रखा है प्रेसिडेंट में वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बी रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में 56(1) सब क्लॉज B में प्रोवाइड किया गया है। एलिजिबिलिटी ऑफ री-इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट को प्रोवाइड किया गया है कि 2 बार भी प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि एक बार हो गया। तो क्वालिफिकेशंस फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट सेक्शन आर्टिकल 58 में प्रोवाइड की गई हैं। कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस, द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस, कि क्या क्या कंडीशंस होंगी प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट किए जाने के लिए। 60 में ओथ प्रोवाइड की गई है, ये भी पीटी का क्वेश्चन है।
प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ये बेसिकली पीटी और मेंस दोनों के लिए प्रोसीजर क्या है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट का, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। 61 टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ पर्सन इलेक्टेड टू फिल कैजुअल वैकेंसी। पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है, आर्टिकल है ये। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 63 में प्रोवाइड किया गया है, पीटी से रिलेटेड है बस। प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ये पीटी से रिलेटेड है ये भी। वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज अ प्रेसिडेंट और डिस्चार्ज इट्स फंक्शंस ड्यूरिंग कैजुअल वैकेंसीज इन द ऑफिस और ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट। इसके बाद में इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो है 66 में प्रोवाइड किया गया है। तो ये मैचिंग हो सकती है कि इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट किस में होगा, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट किस में होगा, वाइस, ये आपको मालूम होना चाहिए। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के किसको वो कितना टर्म होगा उनको, और टाइम फॉर होल्डिंग इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट एंड टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ पर्सन टू बी इलेक्टेड टू फिल कैजुअल वैकेंसी होगी तो किस तरह से उसको फिल किया जाएगा। ओथ और अफर्मेशन बाय द वाइस प्रेसिडेंट डिस्चार्ज द प्रेसिडेंट फंक्शन इन अदर कंटिजेंसीज, की प्रेसिडेंट की जो फंक्शंस हैं किन किन कंटिजेंसीज में वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा। आर्टिकल 72 में बेसिकली क्या है कि पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स एटसेट्रा एंड टू सस्पेंड, रिमिट एंड कम्यूट द सेंटेंसेस सर्टेन केसेस। तो जितने भी कैपिटल पनिशमेंट से रिलेटेड मामले रहते हैं जो भी प्रेसिडेंट के कंसीडरेशंस के लिए जाते हैं वो आर्टिकल 72 के अकॉर्डिंगली ही जाएंगे, ठीक है। तो ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आर्टिकल। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ के रखिए बस। एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। 74 इंपॉर्टेंट हो जाता है। 74 में इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। तो इसमें कहा गया है कि ये बेसिकली क्या है कि 42nd अमेंडमेंट एक्सेस को सब्स्टिट्यूट किया गया है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट हु शैल इन एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन एक्ट इन अकॉर्डेंस विद एडवाइस। टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, ये पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। बाकी नेक्स्ट आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दैट इज 76, इसको पढ़ के रखिएगा पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड देन इंपॉर्टेंट आर्टिकल 79 दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट एंड आर्टिकल 80, ये भी पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स आर्टिकल 81, इसको इंसर्ट किया गया है, नहीं सब्स्टिट्यूट किया गया है, इसको 7th अमेंडमेंट एक्ट से किया गया है। तो ये दो तरह से क्वेश्चन बनने की संभावना है कि इसमें सब्स्टिट्यूशन किस अमेंडमेंट से हुआ है और क्या क्या सब्स्टिट्यूशन हुआ है। कंपोजिशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल और रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस। रीएडजस्टमेंट का यहाँ ये है कि कितनी पार्लियामेंट में कितनी सीट्स होंगी, जो कि अभी जो नेक्स्ट जो रीएडजस्टमेंट होना है वो 2026 में होना है। तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है पीटी के लिए। ड्यूरेशन ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बस। क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप फॉर द पार्लियामेंट ओनली फॉर पीटी। Next article regarding PT, that is the article 93, the speaker and deputy speaker of the House of the People. Next article 94 जो ये है कि vacation और resignation of removal of the office of the speaker and deputy speaker किस तरह से होगा, ये important है, PT के point of view से important है ये बस। इसके बाद में बाकी इन आर्टिकल्स को छोड़ेंगे बीच में। इसके बाद में आएंगे आर्टिकल कि वैकेशन ऑफ द सीट्स, नो पर्सन शैल बी मेंबर ऑफ द बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, कि दोनों हाउसेस का मेंबर नहीं हो सकता है। ये भी पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बस। 101 डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ फॉर मेंबरशिप, ये भी पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि डिस्क्वालिफिकेशन किसके आधार पे होगी। डिसीजन ऑन क्वेश्चंस एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स आर्टिकल 103।
एंड देन आर्टिकल 105 एंड 194 पर कंपैरेटिवली क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रिविलेजेस के संदर्भ में है ये। तो ये आर्टिकल 105 और 194 को आप साइमल्टेनियसली पढ़ना पड़ेगा, और ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये कि प्रिविलेजेस क्या है पार्लियामेंट्री मेंबर्स को, कि पावर्स, प्रिविलेज एटसेट्रा हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड मेंबर्स ऑफ द कमिटीज देयर ऑफ। और वही यहाँ पे जो पार्लियामेंट की जगह लेजिस्लेटिव असेंबली हो जाएगा 194 में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इज 107 प्रोविजन एज टू इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ द बिल्स। बिल्स के संदर्भ में है 107, 108, 109, 1010 और 1111। इस पर पीटी में के लिए सवाल पूछा जाएगा बस। 112 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 114 अप्रोप्रिएशन ऑफ बिल्स, 116 वोट्स एंड अकाउंट। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है वोट्स एंड अकाउंट पे 116 में। इसके बाद में जो पीटी में है नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछे जाने की संभावना होती है 123 पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग द रेसेस ऑफ पार्लियामेंट। ओके, सिलेक्टेड है। 124 ऑनवर्ड्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट द यूनियन जुडिशरी से रिलेटेड है कि एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो बेसिकली क्या है कि इसमें अपॉइंटमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस कोलेजियम के संदर्भ में क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। और अभी जो नेशनल जुडिशियल सर्विस अपॉइंटमेंट कमीशन बना था उससे रिलेटेड भी ये चूंकि रिसेंट उसमें काफी इंपॉर्टेंट हो गया था कि अपॉइंट किस तरह से होगा सुप्रीम कोर्ट जजेस का, ये नेशनल जुडिशियल सर्विस कमीशन बनेगा या नहीं बनेगा, तो उस पर पूरा का पूरा केस लॉ प्रोवाइड किया गया है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, एस्टेब्लिश। इसके बाद में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसमें पूछा जा सकता है कि कितने वर्तमान में कितने सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं और किस अमेंडमेंट से सुप्रीम कोर्ट जजेस की नंबर जो है बढ़े हैं। ओके, नेक्स्ट है सैलरीज एंड सैलरीज एटसेट्रा ऑफ द जजेस। 126 में अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, 127 अपॉइंटमेंट ऑफ एड हॉक जजेस। पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये। अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेस एट सिटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। 129 सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड शैल हैव ऑल द पावर्स सच एज कोर्ट इंक्लूडिंग द पावर टू पनिश एंड फॉर कंटेम्प्ट फॉर इटसेल्फ। तो ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के लॉ को अगर कोई वायलेट करता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, है ना, तो उसको कंटेम्प्ट किया जाता है। सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ये दिल्ली में होगी या अदर प्लेसेस पे जहां पे प्रेसिडेंट के अप्रूवल के साथ में समय समय से चेंज भी हो सकती है। ओरिजिनल जुडिशियम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये 131। 132 appellate jurisdiction of Supreme Court and appeals from high courts in certain cases, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। appellate jurisdiction of the Supreme Court and appeals from high courts in regard to civil matters, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। appellate jurisdiction Supreme Court in regard to criminal matters, मेंस पीटी दोनों के लिए। 134A इसको इंसर्ट किया गया 42nd अमेंडमेंट से, सर्टिफिकेट फॉर अपील टू सुप्रीम कोर्ट, सर्टिफिकेट लेना होगा अपील के लिए, सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे तो। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है that is article 140 ancillary power of the supreme court, and then for again important for the means law बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स, लॉ डिक्लेयर किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो बाइंडिंग होगा। पीटी मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ओनली फॉर पीटी के लिए ये पढ़ना है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना है इसको। आर्टिकल 153 है, सॉरी पार्ट 6 हो जाता है द स्टेट्स का एग्जीक्यूटिव, जिस तरह से वहां पे प्रेसिडेंट की पोजीशन थी, यहाँ पे गवर्नर की पोजीशन हो जाएगी। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट ये हो जाएगा 154 में। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर 156 ओनली फॉर पीटी।
qualification for appointment of governor only for PT, conditions for governor's office only for PT. इसके बाद में 161 आर्टिकल, जैसे वहां पे था 71 आर्टिकल 72 आर्टिकल 72 था कि पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन एटसेट्रा एंड टू सस्पेंड रेमिट और कम्यूट सेंटेंस, तो वहां 72 है, यहाँ 161। तो दोनों की कंपैरेटिव मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनकी जो पार्डनिंग पावर के संदर्भ में प्रेसिडेंट और गवर्नर की। नेक्स्ट आर्टिकल है, जैसे वहां 74 था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे आर्टिकल 163 हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर। नेक्स्ट इसके बाद में है आर्टिकल जो ये 173 क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप फॉर स्टेट लेजिस्लेचर, ये पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बस। और 178 द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ओनली फॉर पीटी, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना है, केवल आपको ये पढ़ना मालूम होना चाहिए कि किस प्रोविजन में ये दे रखा है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के संदर्भ में। इसके बाद में ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ गवर्नर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रेसेस ऑफ लेजिस्लेचर, ये पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में 124 से स्टार्ट होता है आपका सुप्रीम कोर्ट स्टार्ट होता है यूनियन जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, दैट इज आर्टिकल 226। इसमें जितनी भी रेट्स दे रखी हैं 5 तरह की जो रेट्स हैं उन पर क्वेश्चंस बनने की संभावना होती है, या फिर ये आ जाता है क्वेश्चन बनता है कई बार कि यूनियन जुडिशरी या फिर सॉरी आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में कौन सा जो है वाइडर पर्सपेक्टिव में किसको देखा जा सकता है, तो इन दोनों को देखा जा सकता है। आर्टिकल 26 बेसिकली वाइडर है। बाकी अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस और 234 ए में है कि वैलिडेशन ऑफ द अपॉइंटमेंट एंड जजमेंट एंड डिलीवर्ड बाय सर्टेन डिस्ट्रिक्ट जजेस, एंड 234 में रिक्रूटमेंट ऑफ पर्संस अदर देन डिस्ट्रिक्ट जजेस टू जुडिशियल ऑफिसर। इन आर्टिकल्स को बस आपको मैचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, बस बाकी नहीं देखना है। ग्राम सभा 243A पार्ट 9 है, पार्ट 9 इसमें बेसिकली 73rd अमेंडमेंट से इसमें अमेंडमेंट किया गया है, और 243A ग्राम सभा को बताता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, कंपोजिशन ऑफ द स्टेट्स। ये मैचिंग के क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे केवल। डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप 243F केवल मैचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है इसे। और 9A म्युनिसिपैलिटी है, पार्ट 9A के रूप में से म्युनिसिपैलिटी को जोड़ा गया था, और ये 74th अमेंडमेंट से इसको इंसर्ट किया गया है, ये याद रखिएगा। बाकी इसमें मैचिंग से रिलेटेड जो भी हैं आर्टिकल्स उनको देखना है। पार्ट 10 जो है वो शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज के संदर्भ में है। तो इसमें बेसिकली ये जो फाउंडेशन ऑफ ऑटोनोमस स्टेट कंप्राइजिंग ट्राइबल एरियाज एंड असाइनमेंट creation of the local legislature of the council of ministers of both thereof, ये पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है बस। इसके बाद में ये जो नाउ ऑनवर्ड्स जो टॉपिक स्टार्ट होता है पार्ट 9 रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स, इसमें मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, है ना, जैसे डेलीगेट लेजिस्लेशन है, पिथ एंड सब्सटेंस है, ये दो चीजें हो गई। Article 245 extend to laws made by parliament and by the legislature of the state,
इसको पढ़ना है पीटी में दोनों के हिसाब से पढ़ना है। 246 को भी पीटी में दोनों के हिसाब से पढ़ना है। रिपग्नेंसी पे कई बार क्वेश्चन बनता है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मैं रिपग्नेंसी। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 12, दैट इज फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स। तो इसमें बेसिकली फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा पीटी पर, आपको मेंस में नहीं आएगा इसमें क्वेश्चन। प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट्स एंड लायबिलिटी एंड ऑब्लिगेशंस, चैप्टर 3 है इस पार्ट का ही। इसमें भी मेन से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा और इसमें ये क्वेश्चन बनेगा आर्टिकल 299 से रिलेटेड बनेगा। तो 299 को सही से पढ़ना है। उसके बाद में है पार्ट 13, 301 फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। इस पर मेंस में क्वेश्चन बनता है इस पर 301 पर। इसके बाद में नेक्स्ट जो पार्ट 14 है, रिक्रूटमेंट कंडीशन सर्विस ऑफ पर्सन सर्विंग टू द यूनियन और द स्टेट। सिविल सर्वेंट से रिलेटेड जो रिक्रूटमेंट की कंडीशंस हैं या ये है, ये पूरा जो पार्ट है पार्ट 14 इस बेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है पूरा। तो इसको 309 से लेकर के हमको 309, 3010, 311 ये पूरा देखना है कैसे से। पब्लिक सर्विस कमीशन के जितने आर्टिकल हैं 315 ऑनवर्ड्स, ये केवल पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मेंस पर क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें। ट्रिब्यूनल्स पार्ट 14A, इसको इंसर्ट किया गया है 42nd अमेंडमेंट से। पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है इसको भी बस। और लेकिन ये जो है इलेक्शन से रिलेटेड, सुपरिंटेंडेंस ऑफ डायरेक्शंस कंट्रोल एंड इलेक्शंस टू बी वेस्टेड इन द इलेक्शन कमीशन, ये पीटी मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 324। इसके बाद में आर्टिकल 33 पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द लेजिस्लेटिव स्टेट असेंबलीज में, कि इनकी जो रिप्रेजेंटेशन है एंग्लो इंडियंस का कैसे देखा जाएगा। रिजर्वेशन सीट्स एंड स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स टू सीज आफ्टर 70 इयर्स, इसको पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा इस क्वेश्चन को। इसके बाद में पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक 338 आर्टिकल है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। पीटी में क्वेश्चन बनेगा, लेकिन इसके प्रोविजंस को देख लीजिएगा जो इसमें दे रखे हैं, और बाकी हम भी बताएंगे आगे। 338 नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें एक तो कैसे कॉन्स्टिट्यूट होगा कमीशन, इसमें कौन प्रेसिडेंट है। शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेटेड 342 आर्टिकल देखिएगा। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, आर्टिकल 343, इसमें पीटी पर क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। कमीशन एंड कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज 344, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनेगा इसमें। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, पीटी से रिलेटेड है ये। इसके बाद में ये इमरजेंसी प्रोविजंस है पार्ट 18, ये पीटी मेंस दोनों से रिलेटेड है। कम से कम 20 क्वेश्चंस बनेंगे इसमें आपके पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि मैं जब बताऊंगा डिटेल में पढ़ाऊंगा तो पूरा बताऊंगा उसको। इसके बाद में 356 स्टेट इमरजेंसी की बात होती है। ऐसे उसके बाद में ये भी है कि 358 में ऐसे कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जिनको के 359 में कि ड्यूरिंग इमरजेंसी किन किन आर्टिकल्स को सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। इस पर एक क्वेश्चन ये बनता है। बाकी प्रोटेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर्स एंड राष्ट्र प्रमुख, पीटी का क्वेश्चन है, पीटी का क्वेश्चन बनेगा इससे बस।
आर्टिकल 368 पीटी एंड मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनेगा इस पर। इसके बाद में जो ये आप जो है पीटी में क्वेश्चन बनते हैं, ये 371 अब तो एबॉलिश हो गया। 371 के बाद में 371 है आपका, ये 371A जैसे स्पेशल प्रोविजन विद रेस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ नागालैंड, ए से लेकर के कितना है ये TEF जे तक, तो सारे के सारे ये मैचिंग के क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे सिविल्स में, पीटी में मतलब। इसके बाद में आर्टिकल 393 और 394 पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इंपॉर्टेंट है। ओके, अब बात आती है कि ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया कॉन्स्टिट्यूशन का, कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास में इनिशियली हमारे पास में 395 आर्टिकल्स थे, लेकिन आज की तारीख में आई थिंक 445 या 446 कितने आर्टिकल्स हैं? लेटेस्ट किस अमेंडमेंट के बाद में है? हमारे पास किताब पुरानी है इसका मतलब है? कब की किताब से बता रहे हो आप? कौन सी कब के एडिशन से बता रहे हैं आप? मैंने ये सर इंटरनेट से पढ़ा था सर, बुक्स में एक्चुअली मैंने नहीं पढ़ा। नहीं, वो आप ऐसा करिएगा कि इसकी PM बख्शी की बुक ले लीजिएगा अगर इंग्लिश मीडियम वाले हैं। दूसरा मैं एक ये भी कहना चाहूंगा कि अभी मेरे पास में इंग्लिश की बुक्स हैं, विद इन अ वीक में हिंदी की बुक्स भी अवेलेबल करा लूंगा अपने लिए, जिससे कि जो हिंदी मीडियम वाले हैं कि जिससे कि मैं दोनों को पढ़ के लॉजी है उसको प्रॉपर पढ़ के आप लोगों को बता सकूं। ठीक है, बेसिकली आज का दिन है बेसिकली इंट्रोडक्टरी था, तो प्रॉपर्ली आप लोगों के लिए नोट्स तैयार करके तभी मैं पढ़ाऊंगा, और वो स्टार्ट भी कर दिया हूं मैं, और उससे आपको लगेगा कि आपके लिए वाकई मेहनत किया जा रहा है। तो यूजुअली जो है कि हमारे पास में जो है कि ये है कि अभी 22 पार्ट्स जैसे बताए गए हैं इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में, 395 आर्टिकल्स से आप बता रहे हैं 465, इसका मतलब सर देयर आर 448 आर्टिकल्स। तो हमारे पास में जो बुक है वो 446 बता रही है। अब कौन कौन से जुड़ गए हैं हमको देखना पड़ेगा वो, और 12 शेड्यूल्स हैं। ये 2010 तक की बात है, और 95 अमेंडमेंट्स हुए थे हमारे पास, 11 का अमेंडमेंट है। ये लेटेस्ट बुक हमको खरीदना पड़ेगा। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जैसे ये कहा जाता है कि कुछ आर्टिकल्स को छोड़ करके मैक्सिमम आर्टिकल जो है 26 जनवरी 1950 को इंसर्ट किए गए, तो इसीलिए 26 जनवरी को ये कहा जाता है कि इट्स अ रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और इसको ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन जो है एक नई रिपब्लिक का तो इसमें क्या है कि बेसिकली क्या है कि लीगल डॉक्यूमेंट है जिसकी की सैंक्टिटी है। ये लेजिस्लेचर और स्टेट के बीच में रिलेशन क्या होगा, स्टेट और यूनियन के बीच में गवर्नमेंट क्या होगा, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ प्रोवाइड कराता है। जैसे कि अभी हमने बताया कि आर्टिकल 245 में जो दे रखा है कि जो रिलेशनशिप होगी यूनियन में और स्टेट में, वो बेसिकली ये उसे रेगुलेट करता है। ठीक है, उसके बाद में आप जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट उस पर जाएं हम, और इसके बाद में जो नेक्स्ट आपका जो भी हमको अलॉटेड होगा शेड्यूल होगा, वो बेसिकली अभी तो आज तो मैं भी अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि जो मैंने आपको पढ़ाया है, बस एक हल्की नजर से मैंने सेक्शंस आर्टिकल्स बता दिए हैं। हो सकता है कि मैक्सिमम लोग ये जान रहे हो आर्टिकल्स, हो सकता है बहुत सारे लोग जो है आर्टिकल्स नहीं जान रहे कि कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं। तो सिविल्स के लिए मतलब यूपीएससी के लिए, यूपीएससी के लिए ये सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी, है ना। जब तक आप ये नहीं मालूम होगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो फिर आप लगे रहेंगे मालूम पड़ा कि जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है उसको भी पढ़ रहे हैं,
या जो टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं है उसको पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमको ये जानना होना चाहिए कि इम्पोर्टेंट क्या है, हमको फोकस करना है। ठीक है, आप किसी के कोई क्वेरी हो तो बता दीजिएगा। बाकी नेक्स्ट टॉपिक जो है वो प्रॉपर्ली नोट्स के साथ में स्टार्ट होगा। जो हमारे अपने हैंड प्रिपेयर्ड नोट्स होंगे उनके अकॉर्डिंगली पढ़ाया जाएगा। आज तो हम बेयर एक्ट से वैसे ही एक हल्की नजर दे दिए और अपना इंट्रोडक्शन दे दिया और कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन दे दिएगा। एनी क्वेरी की हिंदी मीडियम है उनको हतोत्साहित होने की जरा भी आवश्यकता नहीं है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम की दोनों बुक्स रखिएगा, खासतौर से कॉन्स्टिट्यूशन की तो रखिए। कॉन्स्टिट्यूशन और बल्कि इकोनॉमिक्स भी हमको लगता है कि इकोनॉमिक्स की भी दोनों बुक्स होनी चाहिए। और अगर दोनों सब्जेक्ट्स की अगर दोनों बुक्स रख सकते हैं बेसिक बुक्स तो बेहतर, बहुत बेहतर है। किसी को भी कोई क्वेरी? नो सर, नो सर। सर एक क्वेश्चन पूछना था सर, मतलब हाँ जी, हाँ पूछे। सर ये पूछना था कि सर अपने आंसर्स के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स होते हैं, बहुत फेमस जजमेंट होते हैं, सर हम उनको कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे उनको पढ़ना है, उनकी समराइज कैसे करना है? क्योंकि सर उसमें इतना बड़ा डिटेलिंग में होता है, जो काफी लीगल टर्म्स होते हैं जो एकदम से समझ में नहीं आते हैं। मैं बताऊं, उसमें ये है कि आपको सारे के सारे जो उसका पूरा है ना, पूरा ये नहीं बताना है कि जैसे आपको बताना है कि केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में क्या कहा गया है। ये कहा गया है कि फंडामेंटल राइट जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसे चेंज नहीं किया जा सकता है। तो उसको बस ये कर देंगे, लिखेंगे कि इन द केस ऑफ स्टेट केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जो भी उसका साइटेशन है वो करते हुए कहेंगे कि इट वाज हेल्ड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट दैट द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज्ड। तो आप एक लाइन में इसको लिख दिए, पूरा जो है उसका ऑब्जर्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि जैसे केशवानंद भारती में डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं। तो आप किस क्वेश्चन में क्या लिख रहे हैं, मतलब पूछा क्या जा रहा है, उसी लाइन में आप बताएंगे। आर यू गेटिंग माय? यस सर। एनी अदर क्वेरी? प्लीज एक बार उसका नाम रिपीट कर दीजिएगा। जो बेयर एक्ट है, आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो हमने बुक्स पढ़ी हैं वो बता देंगे, क्योंकि वो हम एक्सपीरियंस की बात बता रहे हैं कि पीएम बख्शी का बेयर एक्ट हम पढ़े हैं। पीएम बख्शी का बेयर एक्ट बड़ी वाली बुक खरीदना है ना, जैसे कि ये इस टाइप की आती है, अगर ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये है ना। क्योंकि छोटे वाला आप लेंगे, पॉकेट साइज लेंगे तो वो दिक्कत करेगा, उसमें केस लॉ भी कम रहता है। तो ये वाला बुक आप पढ़ेंगे, बड़े वाला उसका बुक आता है। ओके सर, थैंक यू। ये वाला एडिशन पढ़ेंगे इसका पीएम बख्शी का, आपके पास में होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, डीडी बसु, और लक्ष्मीकांत आपके पास होना चाहिए। ओके ओके सर, थैंक यू सर। और बाकी और किसी को नहीं